Audio Jungle. आसनसोल नगर निगम के 52 नंबर वार्ड की टीएमसी प्रत्याशी मौसमी बासु के समर्थन में लगाए गए पोस्टरों को फाड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में 52 नंबर वार्ड के टीएमसी समर्थक ने बताया कि मौसमी बासु के समर्थन में तकरीबन 100 पोस्टर बैनर लगाए गए थे, लेकिन उनमें से कई पोस्टर बैनर को फाड़ दिया गया है या उनको फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया गया है। उन्होंने बताया कि विपक्ष के समर्थकों द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। जनता टीएमसी के साथ है और 15 फरवरी को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो 52 नंबर वार्ड से मौसमी बासु भारी मतों से विजय होंगी। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में पार्टी के आला नेताओं को जानकारी दे दी गई है। ঘটনাটা হচ্ছে যখন আমরা তৃণমূল কর্মীরা আমাদের তৃণমূল প্রার্থী মৌসুমী বসুর সমর্থনে যখন আমরা প্রায় প্রথমে 100 ব্যানার আমরা দেওয়ালে লাগিয়েছিলাম, তার 3-4 দিন পরে যখন আমরা ঘুরছি দেখছি সেই ব্যানারগুলো নেই, কোথাও ছেঁড়া, কোথাও বা নিয়ে অন্য কোথাও ফেলে দেওয়া হয়েছে ডাস্টবিনে। এটা কেউ বা কোনো দল বা কোনো দুষ্কৃতির কাজ, এটা তো বুঝতেই পাচ্ছেন কারা করছে এটা। তো ওটা করে লাভ হবে না। জিতে আমরা গেছি, 15 তারিখে দেখবেন, 15 তারিখে রেজাল্টই বলে দেবে এবং এই যে ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ড থেকে বিপুলভাবে জিতে মৌসুমী বোস এই ওয়ার্ডটা মলয় ঘটককে উপহার দেবে। এই যে অভিযোগ করছেন আপনি কি আপনার প্রার্থীর পোস্টার ব্যানার এগুলো ছিঁড়ে দিয়েছে? হ্যাঁ, ছেড়ে দিচ্ছে। আপনারা কি ইলেকশন কমিশনকে জানিয়েছেন? এবং ইলেকশন কমিশনকে এখনই আমি জানাইনি, ওরা যা করছে করুক, ওদের তো কাজ নেই। ওরা এইসব রাতের আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি, মানুষই শেষ কথা। পার্টির কাছে জানিয়েছেন? পার্টির কাছে জানিয়েছি, পার্টির কাছে জানিয়েছি, আমাদের অভিজিৎ ঘটকের কাছেও একবার জানিয়েছি। মানুষই শেষ কথা। দুটো ব্যানার ছিঁড়ে, দুটো ফ্লেক্স ছিঁড়ে, দুটো ফ্ল্যাগ ছিঁড়ে, দুটো পোস্টার ছিঁড়ে ভোট পাবে না। আপনার ভোট নাম পরিচয়? আমার নাম অঞ্জন ব্যানার্জি, আমি এই ওয়ার্ডের ভোটার। बराकर शहर के वार्ड नंबर 67 के एक घर के दीवार और जमीन से पानी निकलने के कारण घर में रहने वाले लोग काफी परेशान हो गए। इस दौरान वार्ड नंबर 67 बिगुनिया फिल्टर प्लांट के समीप परमात्मा पटेल नाम के घर में रहने वाली महिलाओं ने बताया कि ये समस्या पिछले 15 दिनों से हो रही है। जमीन के अंदर कहीं पीएचई द्वारा बिछाए गए पाइपलाइन से किसी कारणवश काफ़ी मात्रा से पानी निकलने के कारण पानी उनके घर से निकलना आरंभ हो गया है। नल खुलने के समय ही पानी दीवार तथा अन्य स्थानों से निकलता है। पीड़ित परिवार को जब कहीं से आश्वासन नहीं मिला तो वो स्थानीय टीएमसी के वरिष्ठ नेता रॉबिन लायक तथा सुब्रतो भादोड़ी, समीर घोष को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद श्री लायक ने तुरंत ही इस घटना की पूरी जानकारी नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को देते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी। स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पीड़ित परिवार ने बताया कि बिगुनिया स्थित पीएचई के अधिकारी शैलेश नायक ने कहा कि आप लोग खुद से जांच पड़ताल कर मरम्मत का काम कर लीजिए, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि ये सरकारी कार्य है और सरकारी कार्य कोई आम आदमी अपनी इच्छा से कैसे कर सकता है। इस कार्य को अपने हाथों से करना कानूनन गलत कार्य होगा। घटना देखा जा रहा है, घर के बेडरूम के नीचे से पानी निकला जा रहा है। हाँ, ये बात हम लोग का पास खबर है, इसीलिए हम लोग परिदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। ये वाटर प्रोजेक्ट हम ही लोग का है, ममता बनर्जी ने बनाया है और हम लोग चाहते हैं, सामने वोट है, किसी आदमी को तकलीफ ना हो। ये पानी बहुत घुस गया, बहुत आदमी का बहुत क्षति हुआ, इसीलिए इंजीनियर को भी बोला, हम कमिश्नर साहब को भी फ़ोन से बात किया, हम वो लोग टीम भेज रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं जो ममता बनर्जी का जो काम है वो सही ढंग से चले, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो। और इंजीनियर लोग अगर ठीक से नहीं काम करेगा तो इसका अगेंस्ट में हम लोग रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर इंजीनियर अभी आपको जो निरीक्षण कर रहे थे, वो एक इंजीनियर के अधिकारी जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग का काम है, फटा है, आप लोग अपने से काम कीजिए। और हाँ, दूसरा अधिकारी बोलता है कि वेस्टेड लैंड पे, इस पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये वेस्टेड लैंड है, ये जो भी है ये सरकार देखेगा, इंजीनियर का काम नहीं है। इंजीनियर का काम नहीं है जो वेस्टेड लैंड देखेगा। आदमी अगर मर गया, एक एजिटेशन हो जाएगा, सामने में वोट है और ममता बनर्जी किसी गरीब आदमी को क्षति करने नहीं चाहता है। ममता बनर्जी गरीबी का लीडर है, जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है। लेकिन दादा ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी है ये लोग का लोकल किसी से अच्छा बर्ताव नहीं है। हाँ, ठीक बात बोला है। ये हमारा पास पार्टी ऑफिस में भी रिपोर्ट है, ये लोग आदमी का साथ रिलेशन बहुत खराब, वे ऑफ टॉकिंग इज नॉट गुड।
अभी देखा जा रहा है कि आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता का साथ मारपीट मुताला हो गए थे। क्या नाम था उनका? शैलेश अधिकारी। ठीक है, लेकिन ये चीज शैलेश राय हम लोग बोला ये चीज कि आप लोग कम से कम पब्लिक का साथ रिलेशन अच्छा रखिए। ये लोग हम लोग का वोट बैंक लगता है खराब कर रहा है, इसीलिए दरकार होगा तो वो अपर लेवल में हम ये लोग के अगेंस्ट पे कंप्लेंट करें। आपका नाम? रोबिन लाल। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज रानीगंज के 37 नंबर वार्ड अंतर्गत महावीर इलाके में ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में रानीगंज के 37 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी रुपेश यादव ने कहा कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन 1950 में हमें अब हमारा संविधान मिला था और एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर हमने अपना सफर शुरू किया था। रुपेश यादव ने कहा कि आज के दिन को और भी खास बनाने के लिए आज महावीर इलाके में एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था। कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सर्वश्रेष्ठ 5 बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। रुपेश यादव ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए इस ड्राइंग कंपटीशन के आयोजन के लिए शिक्षकों आनंद कुर्मी, संदेश शर्मा सहित उनके सहयोगियों को धन्यवाद दिया। शिक्षक मुकेश शर्मा ने कहा कि आज 37 नंबर वार्ड के प्रत्याशी रुपेश यादव के निर्देश पर यहां पर बच्चों के लिए एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 60 से 70 बच्चों ने हिस्सा लिया। सभी को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन प्रतियोगिता के बाद सर्वश्रेष्ठ 5 बच्चों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। कितने बच्चों ने हिस्सा लिया था? 70-80 बच्चे। फर्स्ट सेकंड क्या था प्राइज? फर्स्ट सेकंड 5 तक प्रोग्राम है। 5 और भी इसमें भाग लेने सभी को कुछ न कुछ दिया जाए, गिफ्ट दिया जाए। कुछ गिफ्ट दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदेश कुमार शर्मा। मैं एक छोटा सा दीदी का सैनिक। हमारे 37 नंबर वार्ड में रुपेश भैया के निर्देश पे गणतंत्र दिवस 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर ड्राइंग का कंपटीशन रखा गया, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा ड्राइंग भी हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसमें टॉप 5 बच्चों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया तथा सभी बच्चों को हमारी तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन उसमें जो टॉप 5 बच्चे होंगे उसमें कुछ अच्छे दर्जे का पुरस्कृत किया जाएगा। उन लोगों टॉप 5 बच्चे को टोटल कितने बच्चों ने हिस्सा लिया था? टोटल लगभग 60 से 70 बच्चों ने हिस्से लिए। आपका नाम पर? मेरा नाम नितेश सिंह हुआ, मैं ट्यूटर हूँ। आज प्रजातंत्र दिवस का सबसे पहले मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ ये भी आशा रखता हूं कि 26 जनवरी आज के दिन से हम अपने संविधान, अपने नियम, अपने कानून कायदे से चलना शुरू किए थे। आज़ादी के लगभग 3 वर्ष बाद हमारा अपना संविधान बना था, शुरू किए थे। अस्मिता के रूप में हम लोगों को देखना चाहिए और आने वाले पीढ़ी को हम बतलाने का दायित्व भी हम सब पर है। इसी के तहत विभिन्न कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार महावीर में छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के एक ड्राइंग का कंपटीशन किया गया, जिसे बांग्ला में कहा जाता है बोसे आंको। तो वो बोसे आंको प्रतियोगिता के तहत छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 से 5 तक के बच्चे ने भाग लिया और महावीर जैसे वार्ड में इस तरह की प्रतियोगिता बच्चों के साथ बच्चों का संवर्धन और जो सामाजिक माहौल है उसको परिवर्तन लाने में एक कदम कहा जा सकता है। एक कदम है ये। स्टेप क्या था? मैंने फर्स्ट सेकंड बच्चों का प्राइज टॉप 5 चुना जाएगा। टॉप 5 चुना जाएंगे। ये 2 शिक्षक हैं हमारे बगल में बैठे हैं, इन लोगों ने और इनके साथ और भी वहाँ लोकल लड़कों ने मिलकर के ये आयोजन किया है और इस आयोजन में मुझे
कोरोना काल के कारण पिछले 2 वर्षों से राज्य भर में प्राथमिक स्तर के स्कूल बंद है। इसके खिलाफ आज सारा बांग्ला सेव एजुकेशन आसनसोल कमेटी की तरफ से शहर के बीएनआर मोड़ इलाके में स्थित रविंद्र भवन के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इस संदर्भ में संगठन के एक सदस्य शंकर कर्मकार ने कहा कि पिछले 2 सालों से जिस तरह से राज्य भर में शिक्षण संस्था बंद है, खास करके प्राथमिक स्कूल, इससे बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। पढ़ने की आदत उनकी खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस किए जा रहे हैं, लेकिन इस राज्य के एक बड़े तबके के लोगों के पास ऑनलाइन पठन पाठन की सुविधा नहीं है। वहीं रिचार्ज की हम बात करें तो रोज बरोज इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में कई बच्चों को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। शंकर कर्मकार ने आंकड़े बताते हुए कहा कि कोलकाता सहित पूरे प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में स्कूल बंद हो चुके हैं और इसकी एकमात्र वजह है राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने में बढ़ती जा रही हेला हवाली। शंकर कर्मकार ने कहा कि उनकी मांग है कि प्राथमिक से लेकर हर स्तर के स्कूल और कॉलेज विश्वविद्यालय में पठन पाठन शुरू किया जाए, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में ना हो सके। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी रद्द करने की मांग की। অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি আসানসোল শাখার পক্ষ থেকে আজকে এখানে একটা বিক্ষোভ কর্মসূচি অবস্থানের কর্মসূচি নিয়েছি। এই যে আজকে স্কুল কলেজ আজকে বন্ধ রেখে পঠন পাঠন বন্ধ রেখে আজকে সমস্ত কিছু যেখানে খোলা আছে সেখানে স্কুল কলেজ বন্ধ, তাহলে এই যে একটা অবস্থা, সময় চলে যাচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন ক্লাস করতে বাধ্য করা হচ্ছে, অথচ রিচার্জের দাম এত বেড়ে গেছে। বহু ছেলেমেয়ের টেলিফোন বা মোবাইল কেনার তাদের অর্থ নেই, তারা আজকে ড্রপ আউট করছে, স্কুল যাওয়ার অভ্যাস হারিয়ে ফেলছে। আজকে কলকাতার বুকে এবং বিভিন্ন জায়গায় আজকে 80-90খানা স্কুলের মধ্যে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গের 250খানা স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে এই যে একটা অভিসন্ধিমূলক আজকে একটা পরিস্থিতি আজকে রাজ্য সরকার নিয়েছে, যে স্কুল কলেজ তারা খুলতেই চাইছে না, টাল বাহানা করছে, এর বিরুদ্ধে আমরা অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি গোটা রাজ্যে আজকে অবস্থান বিক্ষোভ করছে। আজকের দিনে সর্বত্র আমরা আসানসোল কমিটির পক্ষ থেকে এখানে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছি এবং অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছি। আরেকটি বিষয় হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020, এই 2020-র যে শিক্ষানীতি যে নীল নকশা আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে শিক্ষাকে আস্তে আস্তে দূরে সরিয়ে দেওয়া, দুজনের মধ্যে কিন্তু কোনো তফাৎ নেই। তারা কিন্তু একই নীতি নিয়েই চলছে, ভিন্ন শাসক কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন, এরকম একটা অবস্থান। এর বিরুদ্ধে আমরা সমস্ত জনসাধারণকে, সর্বদেশাঙ্গ মানুষকে আমরা আহ্বান করছি, এই একটা ওপেন আমরা প্ল্যাটফর্ম খুলেছি, যেখানে আপনারা সকলে আসুন, এই শিক্ষাকে বাঁচাতে হবে। যেমন দিল্লি চাষি আন্দোলন আজকে সরকারকে বাধ্য করেছে পিছিয়ে যেতে, তেমনি ছাত্রছাত্রীরাও কিন্তু সরকারকে বাধ্য করতে পারে, অভিভাবকরা বাধ্য করতে পারে, শিক্ষকরা বাধ্য করতে পারে উপযুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে। আমার নাম শঙ্কর কর্মকার। आसनसोल नगर निगम के 34 नंबर वार्ड प्रत्याशी ज्योति सिंह के समर्थन में अन्य दलों के लगभग 200 लोगों ने विधान उपाध्याय रुपेश यादव के हाथों से झंडा पकड़कर टीएमसी का दामन थामा। इस मौके पर उपस्थित 34 नंबर वार्ड के प्रत्याशी ज्योति सिंह, रानीगंज ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रुपेश यादव, पश्चिम बर्धमान के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विधान उपाध्याय सदन सिंह, तापस तिवारी, समाज सेवी अमित मीर सिद्दीकी, सुभो भट्टाचार्य, मीर बसर, इंदु सिंह, मनोज ओझा, मोहन गोप, राजू कुराई, विधान मंडल राज्यदास आदि तमाम स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष विधान उपाध्याय ने कहा कि आज सैकड़ों की तादाद में भाजपा समर्थकों ने टीएमसी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले वो किसी अन्य दल में रहे होंगे, लेकिन उनको वर्गलाकर भाजपा में शामिल करवाया गया था। उनको अपनी गलती का एहसास होते ही उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया, क्योंकि उनकी भी समझ में आ गया है कि अगर पश्चिम बंगाल का कोई विकास कर सकता है तो वो है राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि आज टीएमसी में शामिल होने वाले लोगों ने देखा है कि किस तरह से पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी के शासन काल में पश्चिम बंगाल की तरक्की हुई है। इसके साथ ही उपाध्याय ने कहा कि आज जो लोग टीएमसी में शामिल हो रहे हैं वो भी ममता बनर्जी के विकास के रथ पर सवार होना चाहते हैं। আপনাদের ওয়ার্ডে
একদম সবচেয়ে সুটেবল ক্যান্ডিডেট। এই কারণে সুটেবল ক্যান্ডিডেট আছে কি আজকে নির্বাচনের কালে সিপিএম লাল ঝান্ডা নিয়ে আপনাদের কাছে আসছে, কিন্তু আপনারা সেই দিনটা খেয়াল করুন 2015 সাল যখন রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিকে কর্পোরেশন সাথে মার্জ করা হচ্ছিল, সে সময় এই সিপিএম এর লোকেরা বাড়ি বাড়ি যে একটা মাস পিটিশন লেখা ছিল কি সে এইবার থেকে যদি রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি আসানসোল সাথে মার্জ হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে কাজ করাতে গিয়ে আসানসোল যেতে হবে। এটা করাচ্ছিল না, সাইন করাচ্ছিল সিপিএম এর লোকেরা। 2015 সালের আগে কিন্তু এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, আর আজকে দিনেও এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কে আছে? তো সিপিএম এর লোক আছে। 2015 সালে রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কে ছিল? তো সিপিএম এর লোক ছিল, রুনু দত্ত, অনুপ মিত্ররা ছিল চেয়ারম্যান। তারা বছর এইখানকার বিধায়ক কে ছিল? তো সিপিএম এর ছিল। যারা রানীগঞ্জের মানুষ, এই ওয়ার্ডের মানুষ বছর বছর ধরে 30-40 বছর ধরে সিপিএম কে ভোট দিয়ে এসছে, তাও সুরমা পাড়ার ওই ঝুপড়িগুলো এইরকম থাকবে কেন? এটা তো প্রশ্ন করা দরকার সিপিএম এর কাছে। নির্লজ্জ সিপিএম আজকে ঝান্ডা নিয়ে আবার আসছে কি আমরা উন্নয়ন করব, সেটা হতে পারে না। কারণ আজকে দিনে মাটি মানুষের সরকার আছে, যার হাতে এতদিন ধরে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তারা আজকে নির্লজ্জভাবে আবার সিপিএম এর ঝান্ডা নিয়ে আসছে উন্নয়ন করব। কিন্তু আপনারা খেয়াল করে দেখবেন 2015 সালে যখন আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন, আসানসোল রানীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি আসানসোল কর্পোরেশন সাথে মার্জ হয়েছে, তারপরে এই রানীগঞ্জে কর্পোরেশন মাধ্যমে অনেক রাস্তা, অনেক ড্রেনের কাজ হয়েছে, মিউনিসিপ্যালিটি সময় কিন্তু কাজটা হয়নি। সিপিএম এর সব সময় মিথ্যে কথাগুলো বলে এসছেন, আপনাদের খেয়াল করা দরকার। আজকে দিনে আমি বিশেষ কিছু বলছি না। আমাদের দলের প্রার্থী জ্যোতি সিং এই ওয়ার্ডের জন্য সবচেয়ে সুটেবল প্রার্থী। আপনারা 12 তারিখ অবধি দায়িত্ব নিয়ে ভোটটা করুন। 12 তারিখ যেই আপনি জোড়া ফুল সিম্বলের আগে বাটনটা দাবাবেন, তারপরে দায়িত্বটা কিন্তু চলে আসে জ্যোতি সিং এর কাঁধে, আর জ্যোতি সিং সেই দিন থেকে দায়িত্বটা নির্বাহন করতে রেডি থাকবে। কারণ এই রকম ভাবে চলতে পারে না। আমি কাউন্সিলর হব আর অন্যকে দোষ দিব। দীর্ঘ 5 বছর ধরে আপনি এই এলাকার কাউন্সিলর ছিলেন, সিপিএম এর কাউন্সিলর ছিল, কিছু করেনি, অন্যকে দোষ দিয়েছে। এখনো আপনি লাল ঝান্ডাটা নিয়ে ঘরে ঢুকে যান, আপনার দরকার নাই। এই ওয়ার্ডের মানুষ উন্নয়ন চাইছে, আর উন্নয়নটা তৃণমূলকে সঙ্গে রেখেই হবে, আর তৃণমূলের জ্যোতি সিংকে সামনে রেখেই হবে। জ্যোতি সিংয়ের সমর্থনে এবং তার হাতকে মজবুত করার জন্য আজকে যারা বিজেপি যে কোনো কারণেই হোক, যে দলে ছিলেন সেখান থেকে বিজেপিতে গেছিলেন, ভুল বুঝতে পেরে আজকে তৃণমূলে জয়েন করছেন, তৃণমূলে এসছেন, আপনাদেরকে সকলকে সুস্বাগতম রইল। এবং আপনারা যে কারণে এসছেন, আমরা সবাই জানি যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে উন্নয়ন চলছে, এবং আমাদের নেত্রী এবং আমাদের নেতা মমতা দি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি এবং আদর্শকে সামনে রেখে আপনারা যেভাবে পুরনো কর্মীরা, আমাদের পুরনো যারা এই অঞ্চলে কর্মী আছে বা নেতৃত্ব আছে, তারা যেভাবে কাজ করছেন তাদের সাথে মিলে ঠিক সেভাবে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে মানুষের কাছে, মানুষের পাশে নিয়ে যাবেন। তো আজকের এই যোগদান মেলায় আমার সাথে উপস্থিত আছে আমাদের টাউনের প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের এখানকার পাশের ওয়ার্ডের প্রার্থী আছে 37 নম্বরের রূপেশ আছে, আমাদের জ্যোতি আছে এখানকার প্রার্থী, এবং এখানকার আমার সিনিয়র নেতারা আছে, এবং সর্বোপরি আপনারা আছেন, আমাদের যুবর নেতা, যুবর আমাদের প্রেসিডেন্ট আছে, আমাদের যুব সমস্ত পদাধিকারীরা আছে, ছাত্রের প্রেসিডেন্ট সহ সমস্ত পদাধিকারী রয়েছে। সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি, শুভেচ্ছা রইল। দেখুন, আমরা রানীগঞ্জের নাম অনেক আগের থেকেই শুনেছি, রানীগঞ্জে কি ছিল, এখন বর্তমান কি আছে। আপনারা সকলেই দেখেছেন 2011 আগে এবং 2011 পর থেকে। তাই সেই জিনিস যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেটা আপনাদেরকে নজর রাখতে হবে। কারণ আজ যাই হোক 2011 যে পরিবর্তন হয়েছিল, সেই পরিবর্তনের পর কিন্তু আমাদের সরকারের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেটা উদ্দেশ্য ছিল বদলা নয় বদল চাই, সেটা কিন্তু বদল সম্পূর্ণভাবে হয়েছে। অনেক জায়গায় কিছু কিছু কাজ বাকি আছে, সে কারণে আমাদের যারা
কাউন্সিলরে প্রার্থী হয়েছে তারা আগামী দিনে জিতে নিশ্চিতভাবে সেই কাজগুলো করবে, অলিতে গলিতে পাড়াতে যে কাজগুলো রয়েছে। কিন্তু আমরা সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা পেয়েছি, আমরা সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে রয়েছি, কোনো মারপিট নেই, ঝুট ঝামেলা নেই। কারণ আমাকে হয়তো নামে অনেকেই চিনবেন না বিধান উপাধ্যায়, আমার বাবাকে হয়তো অনেকে চিনবেন স্বর্গীয় মানিক উপাধ্যায়, অনেকে নাম শুনেছেন বা যারা সিনিয়র আছেন তারা জানবেন। তা আমিও রাজনীতির পরিবারের ছেলে, আমি পাড়াপনিতে থাকলেও রানীগঞ্জ সম্পর্কে আমার জ্ঞান আছে বা আমি জানি রানীগঞ্জে কি ছিল, বর্তমান কি পরিস্থিতি আছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতি যেটা আছে সেই সুন্দর পরিস্থিতিটাকে বজায় রাখার জন্য কিন্তু আমাদের নিজেদের তাগিদে আমরা সবাই নিজে বাঁচার জন্য, দেখুন এখন এটা একটা একদম ধ্রুব সত্য যে বর্তমান যেভাবে সরকার চলছে, বর্তমান যেভাবে আমাদের নেতা বা কর্মীরা, অঞ্চলের নেতা বলুন বা অঞ্চলের ব্লকের নেতারা বলুন, কর্মীরা বলুন, চাই যে মানুষের সাথে মানুষের পাশে উন্নয়নগুলোকে পৌঁছে দেওয়া, কোনো জবরদস্তি নয়, ঝুট ঝামেলা নয়। এবং এটাও ওপেন আপনাদেরকে বলছি, আমাদের পার্টিতে এটাকে বরদাস্ত করে না। पश्चिम बंगाल सरकार के जुबोश्री परियोजना के तहत यहां के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात की गई थी, लेकिन पिछले 8 सालों में नौकरी न मिलने की शिकायत करते हुए कुछ बेरोजगार युवाओं ने एक संगठन का गठन किया। इनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील है कि इनको बेरोजगार भत्ता नहीं, इनको रोजगार चाहिए। हमने ऐसे ही 2 युवाओं से बात की जो पिछले 8 सालों से रोजगार पाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। नमस्कार। आज जो ये आप लोग पिछले कई वर्षों से आप लोग कह रहे हैं कि नौकरी के लिए आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, इस बारे में कुछ बताइए। आपके संगठन का नाम क्या है और क्या है पूरा मामला? हमारा संगठन का नाम है पश्चिमबंग जुबश्री एम्प्लॉयमेंट बैंक কর্মপ্রার্থী সমিতি। 2013 সাল 3 অক্টোবর মমতা ব্যানার্জির যেটা যুবশ্রীর প্রকল্প মানে স্টার্টিং করেন তাজ ইন্ডোর স্টেডিয়াম, সেখানে আমি গেছিলাম এবং সেখান থেকে চেকও নিয়ে এসেছিলাম 1500 টাকা। ওখানে বলেছিলেন মমতা ব্যানার্জি যে আগামী 1 বছর এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক থেকে আমাদের যা যা গ্রুপ সি গ্রুপ ডি যা যা লাগবে সমস্ত ওখান থেকে আমরা এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক থেকে নেব। আজ দীর্ঘ 8 বছর হয়ে গেল, আমরা একজনও কল পাইনি। আমাদের সংগঠন খুব জোরদার আন্দোলন করছে এবং আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবো আমাদের চাকরির দাবিতে। আমরা কয়েকদিন আগে ডিএম অফিসের কাছেও গেছিলাম, এই দেখুন ডিএম অফিসের কাছে আমরা গেছিলাম, এখানে ডেপুটেশনে দিয়েছিলাম জমা। ডিএম অফিসের কাছে গেছিলাম, এটা হচ্ছে 7 তারিখ 29 7 তারিখ ডিএম অফিসের কাছে গেছিলাম। ডিএম অফিসও বলেছে যে আমরা দেখব। এবং আমরা এসডিও অফিসের কাছেও গেছিলাম, এসডিও সাহেব যিনি আছেন তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, উনিও বলছেন ঠিক আছে আমরা দেখছি, আমরা পাঠাবো লেবার কমিশনের কাছে। লেবার কমিশন বলছে আমরা ওপেন মল পাঠাবো। অ্যাকচুয়ালি বলতে আমাদের 8 বছর তো আমাদের এমনি পেরিয়ে গেল। আজকে যে নিয়োগ হচ্ছে, কয়দিন আগে শুনেছি ইএসআই হসপিটাল নিয়োগ হচ্ছে, কদিন আগে শুনেছি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফে নিয়োগ হয়েছে। তো আমাদেরকে কিছুদিন আপনাদের ক্যামেরার মাধ্যমে আমি দিদিকে একটি কথা অনুরোধ জানাচ্ছি যে আমাদেরকে এবার নিয়োগ করুন। আমাদের 1500 টাকা নয়, আমরা ভাতা চাই না, আমাদের চাকরি চাই। আমাদের মেন দাবি হচ্ছে ভাতা নয়, চাকরি চাই। आपका नाम? অনিমেষ রয়। आप इस संगठन से क्या? আমি পশ্চিম বর্ধমানের জেলা কমিটির একজন সদস্য বা একজন জেলা সভাপতি হিসাবে আছি পশ্চিম বর্ধমানে। তো আমাদের এই পুরো ব্যাপারটা অনিমেষ বলল। ব্যাপারটা হচ্ছে 2013 সাল থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে যুবশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন, সেটা আমরা দেখলাম যুবশ্রী প্রকল্প থেকে কিন্তু একজনেরও কাজ উনি দিতে পারেননি। এই বিষয়ে আমরা নবান্ন অভিযান করেছি, আমরা বেন্টিং স্ট্রিটে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে অভিযান চালিয়েছি। আমরা বেশ কিছু আমাদের দাবি দাবা ছিল, যেমন আমাদের ভাতাটা বন্ধ করে আমাদের চাকরি দেওয়া হোক, ভাতা বৃদ্ধি করা হোক, অ্যানেক্সচার 3 যেটা প্রতি 6 মাস অন্তর অন্তর সাবমিট করতে হয় সেটা বন্ধ করার দাবিতে। কারণ একটা ছেলের যদি 42 বছর বয়স হয় আর সে যদি যুবশ্রী প্রকল্পের আন্ডারে থাকে, সে কতদিন ট্রেনিং করে আপনার দেখাবে, এটা একটা বিষয়। আর আমরা দেখছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়োগ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের যুবশ্রী থেকে কিন্তু একটাও কোনো ক্ষেত্রেই কিন্তু নিয়োগ হচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে, খালি পশ্চিম বর্ধমান নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কিন্তু নিয়োগের কিন্তু কোনো ব্যাপারই কিন্তু থাকছে না। গত 2 বছর ধরে আমাদের অ্যানেক্সচার
3টা বন্ধ ছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে করোনার জন্যে আপনার অ্যানেক্সার 3টা বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি এই বছর আবার কিন্তু অ্যানেক্সার 3 সাবমিটের একটা ডেট দেওয়া হয়েছে, যেটা হচ্ছে 20 জানুয়ারি 2022 থেকে 6 ফেব্রুয়ারি 2022। সেখানে বলার মতো আমাদের যে ছেলেটি 44 বছর বয়স, সেই ছেলেটি আর পরের বছরই তার যুবশ্রী ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। 45 বছর পর্যন্ত ভাতা দেওয়া হয়, তো সে ভাতাটি বন্ধ হয়ে যাবে। তো সে কী ট্রেনিং করে কি আপনাকে দেখাবে, এই একটা বিষয়। আর যেটা অনিমেষ বলল যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বা আমাদের ঊর্ধ্বতন নেতা বা মন্ত্রী যারা আছেন, তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ একটাই, যে আমাদের একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন, যাতে আমাদের আমরা যে কি সমস্যার মধ্যে আছি, বিশেষ করে এই করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের মতন অনেক ছেলে মেয়েদেরই কিন্তু যারা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করতো, তাদের আজকে কিন্তু কর্ম চলে গেছে, তারা কিন্তু আজকে বেকার। সেই 1500 টাকার মধ্যে তাদের হয়তো কারোর সেই 1500 টাকা। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से, और जो सरकार है उससे आपकी क्या डिमांड है? हम लोग का देखिए আমাদের একটাই ডিমান্ড, যে আমাদের চাকরি চাই। আমাদের যে কোনো জায়গাতে একটা চাকরি হোক, যাতে আমরা একটু খেয়ে পড়ে যাতে আমরা বাঁচতে পারি। আমাদের একটাই ডিমান্ড, আর আমাদের কোনো ডিমান্ড নেই। আমার নাম दिव्येंदु बनर्जी। यूपी के चुनावी मैदान में उतरी नेहा सिंह राठौर का एक के बाद एक जारी वीडियो ने भाजपा के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। नेहा ने यूपी चुनाव में जारी अपने पहले वीडियो के बाद अब एक दूसरा वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में यूपी में काबा के गीत पर योगी सरकार की जमकर आलोचना की गई है। नेहा के द्वारा जारी इस दूसरे वीडियो को देख पश्चिम बंगाल आसनसोल की महिला नेत्री व जिले की वाइस प्रेसिडेंट आशा शर्मा अपनी पार्टी के पक्ष में उतर गई है। आशा शर्मा आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 43 से पूर्व पार्षद है। साथ ही आसनसोल नगर निगम की होने वाली चुनाव में वो 43 नंबर वार्ड से भाजपा की उम्मीदवार भी है। साथ ही वो कविता भी लिखती है, जिस कविता को एक गीत के माध्यम से वो एक वीडियो जारी कर यूपी में काबा का जवाब वो यूपी में सब्बा से जवाब दे रही है। भाजपा नेत्री आशा शर्मा के द्वारा यूपी में सब्बा के गीत ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है और वो रातों रात जमकर सुर्खियां भी बटोर रही है। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में भाजपा की नैया डुबाने उतरी नेहा सिंह राठौर को उनकी ही भाषा में उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भाजपा आशा शर्मा को उतार सकती है। इस मामले में आशा शर्मा ने भी मीडिया के सामने ये घोषणा कर दी है कि वो नेहा सिंह राठौर से यूपी के चुनावी मैदान में दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। राम बा अयोध्या में मंदिर के निर्माण बा, बाबा काशीनाथ बा, कॉरिडोर चकाचक बा, यूपी में सबका साथ बा, यूपी में सबका विकास बा, यूपी में सुरक्षा बा, यूपी में नारी अधिकार बा, यूपी में रोजगार बा, यूपी में दिनकर बा, यूपी में घोटालेबाज के छुटलन बुखार बा, यूपी में कवि बा, यूपी में लेखक बा, यूपी में बड़े बड़े साहित्यकार बा, यूपी में IAS अफसर बा, यूपी में साइंटिस्ट बा, यूपी में शिक्षा बा, यूपी में संस्कृति बा, यूपी में सब बा, यूपी में विकास बा, यूपी में सुरक्षा बा, नारी के अधिकार बा, यूपी में शिक्षा बा, यूपी में संस्कृति बा, जनता खुशहाल बा, गुंडा राज के निजात बा, किसान के मिलन 6-6 हजार बा, यूपी में हॉस्पिटल बा, घर घर में शौचालय बा, गरीबन के मिलल घर बा, बाबा काशीनाथ के कॉरिडोर चकाचक बा, यूपी में कोरोना महामारी से बचलन मोदी जोगी बा, हमरा तो लागी भैया नेहा कोनो विदेशी एजेंट बा, सभे गाना उनकर झंड बा, फिर भी काहे के घमंड बा। इस तरह की एक नेहा खुद बिहार यूपी से बिलोंग करती है और यूपी यूनिवर्सिटी से उसने स्नातक किया है। तो इस तरह के एक देश की बेटी मतलब अगर कहें और अपने ही राज्य को गिरा रही है, सिर्फ एक थोड़ा सा TRP पाने के लिए, एक मतलब सस्ती TRP पाने के लिए वो अपने राज्य को, अपने देश को नीचे गिरा रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है, एक पूरा महिला समाज के लिए शर्म की बात है कि एक अगर वो गायिका है, अगर वो कवि है तो अच्छे गाना गाए, अच्छे कविता गाए, जो युवाओं को एक प्रेरणा स्वरूप हो, देश के लिए एक प्रेरणा स्वरूप हो। लेकिन इस प्रकार आप बताइए, हाथरस का जो केस था तो वो सरासर कांग्रेस का पूरा षड्यंत्र था। तो उसमें भी हमने लिखा है
कि हमहू जाने तुमहू जाने, हमहू जाने तुमहू जाने, हथरस केस में कांग्रेस का हाथ बा। तो उस कांग्रेस का जो हाथ था सब लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने जिक्र किया है कि हाथरस केस में यूपी सरकार का हाथ है। तो कम से कम जो सही है उस चीज़ को बयान करें। अगर सच्चा कवित्री, सच्चा अगर गायिका अगर होती तो सही चीज़ को बयान करती। आप सस्ती टीआरपी पाने के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस तरह का गाना गा रहे हैं, तो क्या आपको टीआरपी मिल जाएगा? नहीं। शायद आप अच्छे गाना गाते हैं देश के हित में, अपने राज्य के हित में, समाज के हित में, तो शायद आपको टीआरपी मिल जाती है, सब लोग प्रशंसा करते हैं। लेकिन आज पूरा मीडिया में, पूरा देश में इसकी निंदा हो रही है, पूरा उसका छी छी और थू थू हो रहा है पूरा हर जगह। तो इसलिए मैं इसके माध्यम से नेहा को बताना चाहती हूँ कि नेहा, मैं भी एक कवित्री हूँ और देश का भविष्य हूँ, क्योंकि हम और आप भी मिलकर देश को बनाएंगे। लेकिन इस तरह का सस्ती टीआरपी पाने के लिए इस तरह के झूठे इल्जाम लगा के इस तरह अपने राज्य को, अपने समाज को, इस देश को बदनाम ना करें। वार्ड नंबर 43 की काउंसलर, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ अभी, और आसनसोल पश्चिम बंगाल के रहने वाली हूँ।